हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड के ऊपर। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और अपने फील्ड में मार्केट लीडर है। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली सबसे ज़्यादा जो ईआरपी पैकेज होते हैं, जो जो बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें पूरी कंपनीज का डेटा होता है, चाहे वो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चाहे सेल्स हो, और चाहे एचआर मैनेजमेंट हो, और चाहे पेरोल हो, कोई भी अगर हमारा कंपनीज का डेटा होता है तो जहां पर लार्ज साइज डेटा होता है वहां पर ओरेकल और एसएपी ये दो ईआरपी पैकेज होते हैं जिनमें सारा डेटा मेंटेन किया जाता है। क्योंकि ये काफी एफिशिएंट होते हैं और ये मीडियम टू लार्ज कंपनीज में सबसे ज्यादा चलते हैं। छोटी कंपनीज में ये बहुत ज्यादा नहीं चलते क्योंकि इनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। छोटे लेवल पर जनरली टैली और या फिर इसी तरह के जैसे एक इजी करके सॉफ्टवेयर आता है वो चलते हैं। तो लेकिन बड़ी कंपनीज में, मीडियम कंपनीज में हमारे ओरेकल एंड एसएपी चलते हैं। अब एसएपी इंडिया में लिस्टेड नहीं है लेकिन ओरेकल इंडिया में लिस्टेड है। ओरेकल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका अगर आप बाकी भी यूट्यूब पर भी अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम चार्ट को भी सर्च करें और सीधा ओरेकल यहां पर डालकर देखें तो ओरेकल कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ओरेकल कॉर्पोरेशन जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और बाकी सारी ही कंट्रीज में आप ये देखो कि सारे ही एक्सचेंजेस में ये कंपनी लिस्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इंडिया में भी लिस्टेड है, अच्छी बात ये है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि ये मार्केट में लीडर है। और जहां तक अगर इसकी बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो। लेकिन वेबसाइट पर इस तरीके से बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाता। सिर्फ एक ही चीज पता चल पाती है कि ये एक आईटी कंपनी है। आईटी में क्या बिजनेस है उसके लिए अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे और थोड़ा सा डिटेल में जाके सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मेन काम होता है वो सारे डेटाबेस को एक तरीके से मैनेज करना होता है। तो जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग होती है, जितनी भी अकाउंटिंग होती है, जितनी भी बाकी कंपनीज के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो ओरेकल में रखे जाते हैं। और बैंकिंग में ये सबसे ज्यादा चलता है। तो बैंकिंग के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक वगैरह के, तो वो ओरेकल पर सबसे ज्यादा होते हैं। और मींस ये इस तरह के लार्ज डेटा मैनेजमेंट में हैं। तो ये छोटी कंपनीज के लिए उतने सुटेबल नहीं होते जितने बड़ी के लिए होते हैं। बाकी डिटेल में आप देख सकते हो इसको। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहां से इसकी और ज्यादा जो अच्छी बातें वो सारी निकल के आती हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.6% है। 39.6% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप में अमेजिंग होती है। क्योंकि मैं कहता हूं कि 30% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो बात करें तो 27,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि एक मिड कैप है, लार्ज कैप नहीं है। लार्ज कैप क्यों नहीं है? क्योंकि लार्ज कैप सिर्फ टॉप 100 कंपनीज ही हैं। और लार्ज कैप के लिए अगर हम बात करें तो लार्ज कैप है या नहीं है उस चीज को सर्च करने का एक आसान सा तरीका है कि आप यहाँ स्क्रीन पे जाएंगे। स्क्रीनर में मैंने तो यहाँ पर लगाया हुआ मार्केट कैप 100 करोड़ से ज्यादा का अगर जाके आप फिल्टर लगाओगे तो यहां पर हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है सारी कंपनीज की। और टॉप 100 कंपनीज हमारी लार्ज कैप में आती है और उसके बाद हमारी मिड कैप में आनी शुरू हो जाती है। तो लार्ज कैप में 33,000 करोड़ तक की कंपनी आज की डेट में लार्ज कैप में है। 33,000 करोड़ से नेक्स्ट जो 150 कंपनीज हैं वो मिड कैप में काउंट होती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,000 करोड़ है। तो अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर स्पीड से आता है तो ये मिड कैप से लार्ज कैप में आ जाएगा। तो ये वो कंपनी है जो मिड कैप से लार्ज कैप बनने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है मैं सारे रीजंस आपको बता रहा हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने देख लिया 40% है। प्रोमोटर्स के पास इसकी होल्डिंग 73.3% है। 75% मैक्सिमम कैपिंग है जो एक नॉन पीएसयू कंपनी प्रोमोटर्स के पास जो शेयर होल्डिंग हो सकती है मैक्सिमम 75% हो सकती है। 25% प्रोमोटर्स को अपने पास से डाइल्यूट करना मैंडेटरी है। पहले नहीं था लेकिन 2-3-4 साल पहले ये मैंडेटरी हो गया था। डेट टू इक्विटी रेशियो इज ओनली 2%। तो यानी कि लोन इसके ऊपर नहीं है, ना के बराबर है। कंपनी कैश रिच है अपने आप में। और रिटर्न और जो स्टॉक का पी है, प्राइस जो जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो सिर्फ 16.9 है। यहां पर इतनी अच्छी कंपनी अगर 17 के पी पर मिलती है और उसके बाद में जब हम इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ये कंपनी पोस्ट कर रही है, लगातार इसमें ग्रोथ है। उसके बाद भी अगर 17 का पी है तो 17 के पी पर जनरली रुकती नहीं है और 25-30 के पी पर चली जाती है। क्योंकि इस अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले
HCL, TCS, इन्फोसिस और विप्रो ये भी सब 14, 15, 16 के पीई पर थी, 14, 15, 16 के पीई के आसपास ही थी और उसके बाद में वो अभी यहां से काफी ऊपर चली गई हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि वो कितने के पीई के आसपास है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीसीएस की बात करें तो 34 का पीई आ गया है, पहले ये कम था, और इन्फोसिस के पीई की बात करें तो वो 29 आ गया है। तो सेम ही तरीके से इसमें भी उतना ही दम है जितना इन बाकी कंपनीज में है। और अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके काफी अच्छे रहे हैं, और अगर सितंबर 2020 के रिजल्ट्स 392 करोड़ हैं, सेम लास्ट ईयर के सेम से मैच करें तो 359 करोड़ हैं, तो वहां से ग्रोथ आई है। और जून में इसके रिजल्ट्स 480 करोड़ थे, और अगर हम बात करें तो 377 करोड़ है। लेकिन मैं एक चीज का यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, जो टीसीएस जैसी कंपनीज हैं या बाकी कंपनीज हैं, यहां पर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में इनकी जो वर्किंग होती है वो ऑन साइट ज्यादा होती है, और ऑफलाइन ये लोग कम काम कर पाते हैं बाकी आईटी कंपनीज की तरह से, क्योंकि इन्होंने बैकग्राउंड मींस ग्राउंड लेवल पर आकर समझकर चीजों को उनसे बात करके कंसिस्टेंटली उस तरीके से डेवलप करनी होती है चीजों को। तो यहां पर इसके ऊपर पेंडेमिक का थोड़ा सा इंपैक्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही ये पेंडेमिक यहां से खत्म होगा तो सारी कंपनीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आईटी और डेटा कनेक्टिविटी इंटीग्रेशन, अपने सारे डेटा का, उन सब की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर इसका बिजनेस आगे चल के काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ने वाला है, ये मुझे समझ में आता है। और अगर हम ओवरऑल बात करें पिछले 10 क्वार्टर्स की, तो 1059 करोड़ से बढ़कर ये 1337 करोड़ तक पहुंचा भी है, और नेट प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज ही हुआ है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयरली बेसिस पर, तो 2900 करोड़ से बढ़ते हुए ये 4900 करोड़ यानी कि 5000 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और नेट प्रॉफिट भी इनका 737 करोड़ से बढ़ते हुए 1598 करोड़ तक पहुंचा है। जो नेट प्रॉफिट है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, ये लार्जेस्ट एवर है। तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1600 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है 737 करोड़ से बढ़ते हुए। ये देखो, अगर हम नेट प्रॉफिट की ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये 20% एवरी ईयर के हिसाब से बढ़ा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रही, लेकिन कंसिस्टेंसी है, और ये कंसिस्टेंसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस शीट की बात करें तो जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, जिसको हम रिजर्व कहते हैं, 3400 करोड़ से बढ़ते हुए 6500 करोड़ तक पहुंच गए हैं। और फिक्स्ड एसेट्स वो मेंटेन्ड है, क्योंकि इनकी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है वो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ही होता है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं होता। कैश फ्लो की बात है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये अपने आप में यानी कि जितना कमा रहे हैं उतना कंपनी में आ भी रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है हमेशा से। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका अच्छा है, प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न मेंटेन्ड है, एफआईआई का भी ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है, डीआईआई का भी मेंटेन्ड है, थोड़ा सा बढ़ा है डीआईआई का पिछले 3-4 क्वार्टर में, और पब्लिक का भी मेंटेन्ड है। तो पब्लिक के पास सिर्फ 7% है, 93% जो शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और जो पब्लिक के पास भी है ना, उसमें भी एक चीज यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब शेयर प्राइस 1000 रुपए से ऊपर होता है ना, 1000 रुपीज से ऊपर होता है, तो जो बहुत छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उनमें जनरली पैसा नहीं लगाते। मैं उस चीज को एक गलती ही कहता हूं, गलती इस सेंस में कहता हूं, देखो अगर 5000 रुपए भी लगाने के लिए है ना, 6000 भी हैं, और अगर शेयर प्राइस 3000 का है, 6000 लगाने के लिए हैं, और सिर्फ 2 शेयर आते हैं, तो 2 ही ले लेने चाहिए। इस चीज में कुछ नहीं रखा कि सिर्फ 2 ही शेयर आएंगे, और अगर 3000 ही है तो एक ही शेयर ले लेना चाहिए, उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये चीज समझनी बिल्कुल बेकार है कि 30 रुपए वाले तो 100 शेयर आ जाएंगे और 3000 वाला सिर्फ एक ही शेयर आएगा। तो अगर 30 वाले 100 भी आ जाएंगे तो पैसे तो टोटल 3000 ही है ना, उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस चीज को मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूं, और आगे भी इस चीज को बताता रहूंगा जब तक अच्छे से मैं कन्वे नहीं कर पाऊं। मे बी आप सब लोग समझ जाएंगे बाद में, धीरे धीरे इस चीज को जब प्रैक्टिस होगी इस चीज की। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर आते हैं, और टेक्निकल चार्ट पर अगर आप देखो तो यहां पर इसने एक बहुत ही सुंदर सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार किया है, और यहां पर ये इस पैटर्न से निकलने वाला है। अब अगर इसके पैटर्न को मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो आपको बताता हूं कि यहां पर इसने लेफ्ट शोल्डर बनाया, ये लेफ्ट शोल्डर था, फिर एक और लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर इसने यहां पर ये हेड बना, और हेड बनने के बाद में इसने एक और शोल्डर बनाया, और फिर एक और शोल्डर बनाया। तो इसको मल्टी हेड एंड शोल्डर कहते हैं, जहां पर शोल्डर एक से ज्यादा होते हैं। तो यहां पर 2 डबल शोल्डर लेफ्ट में है, फिर हेड है, और डबल शोल्डर राइट में है।
जहां पर भी मैंने इस तरह के मल्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स देखे हैं ना, तो जनरली मैंने उनको ब्रेक होते नहीं देखा, नीचे जाते नहीं देखा। और खासतौर से इस तरह की स्ट्रॉन्ग कंपनीज जहां पर इतना कुछ अच्छा है कंपनी में, कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, और जो शेयर प्राइस है वो नीचे है, तो इसका जो टेक्निकल टारगेट आता है, टेक्निकल टारगेट के लिए जो हेड की मैक्सिमम डेप्थ है उसको हम एक बार ले लेते हैं यहां से, और इसको अगर हम कैप्चर करते हैं और इसको ब्रेकआउट लेवल से ऊपर लेकर जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसका टारगेट हमारा कितना आता है। तो इसका हमारा एग्जैक्ट टारगेट आता है यहां से, दिस इज एग्जैक्टली, लेट मी सी दिस इज 4993। तो 5000 का इसका टारगेट है। और अगर इसके लाइफ टाइम हाई की भी बात करें ना, तो लाइफ टाइम हाई भी इसका ऑलमोस्ट उतना ही है, यानी कि लाइफ टाइम हाई इसका 4681 है, एंड इसका टेक्निकल टारगेट आता है 4993, और 53% का यहां से ग्रोथ नजर आता है। तो 53% का ग्रोथ टेक्निकल लेवल पर ये बहुत ही अच्छा है। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर कंप्लीट 1 ईयर भी लग जाता है ना इसको यहां तक पहुंचने में, तो भी 53% का रिजल्ट आना और हमारा नेट प्रॉफिट होना पूरे एक साल में, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता इस तरह की ग्रेट कंपनी में, एमएनसी में, जो डेट फ्री हो, जिसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% हो, और प्रोमोटर्स के पास 70% हो, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 7% शेयर्स हो, हाईएस्ट एवर उसका नेट प्रॉफिट आ रहा हो, तो उसमें आपको कभी भी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मेरा मानना यह है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही इसमें कोई भी राय लेना और अपना ट्रेड डालना। मेरे कहने से कोई भी यहां पर आपको कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्पस यहां पर आपको टेक्निकल चार्ट्स को और कंपनी को एनालाइज करना सिखाना है, जो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं आपको ये सिखाने की, जिससे आप मार्केट में नुकसान करने से बच सकें और यहां से फायदा ले सकें। तो आज की मेरी वीडियो यही थी कि यहां पर 50% का इसमें ग्रोथ नजर आता है, और ये वो कंपनी है जो अभी मिड कैप में है और लार्ज कैप बनने की तैयारी कर रही है, अपने फील्ड में मार्केट लीडर है, मास्टर है, एमएनसी है, पूरे वर्ल्ड में इनके ऑफिसेस हैं, पूरे वर्ल्ड में इनके ये प्रोजेक्ट्स चलते हैं, और बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद से समझदार हो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ठीक 5 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपने इन्वेस्टिंग और टेक्निकल और ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, पॉलिश करने के लिए मेहनत करते रहना, रीड करते रहना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।